आयशा तुम्हें अब्बू बुला रहे हैं। हया आयशा से मुखातिब होते हुए। अच्छा मैं देखती हूँ। नाजुक सी चाल, स्याह लंबे बाल, गोरी रंगत की हामिल मासूम सी आयशा ने धीमे से लहजे में कहा, जी अब्बू आपने बुलाया? बेटा आपके कमरे का पंखा खराब हो गया है, हया बता रही थी। जी अब्बू, आयशा ने कहा। चौधरी साहब ने शफकत भरा हाथ आयशा के सर पर रखते हुए कहा, बेटा मैं अभी नया पंखा लगवाता हूं। ये कहकर चौधरी साहब हवेली से बाहर चले गए। आयशा चौधरी साहब की सबसे बड़ी बेटी थी। वैसे तो चौधरी साहब की 4 बेटियां थीं, पर इस बात का इल्म गांव में काफी कम लोगों को था, क्योंकि चौधरी ने अपनी बेटियों को 7 पर्दों में रखा हुआ था। चौधरी साहब की पूरे गांव में बड़ी इज्जत थी। मोहल्ले के कोने में ही खान साहब ने आमिर को काफी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोल के दी हुई थी। पढ़ने लिखने का ज्यादा शौक नहीं था, इसलिए मैट्रिक में 2 दफा फेल होने के बाद बमुश्किल मैट्रिक का इम्तिहान पास कर ही लिया। खान साहब के 2 ही बेटे थे। बड़े बेटे अरसल की शादी के बाद अरसल की तालीम अच्छी होने की वजह से उसे अच्छी जगह नौकरी मिल गई। चौधरी साहब ने आमिर की दुकान का जायजा लेते हुए उसे कहा, मेरी हवेली के कमरे का पंखा खराब हो गया है, मैं जरा काम से जा रहा हूं, तुम मुलाजिम के साथ जाकर पंखा लगा दो। आमिर ने उनकी बात पर सर हिलाते हुए जी कहा। कुछ वक्त गुजरने के बाद आमिर अपना सामान हाथ में लिए मुलाजिम के साथ हवेली की जानिब चल पड़ा। जैसे ही आमिर पंखा फिट करके कमरे से बाहर निकलने लगा, उसकी नजर सामने खड़ी आयशा पर पड़ी, जो मुसलसल उसे घूरे जा रही थी। आमिर ने हल्की सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर बखेरी और आयशा उसे देखती रह गई। इंतहाई खूबसूरत हसीन लड़का, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने कहानियों में पढ़ा था। वो आमिर के ख्याल में इस कदर खो गई कि उसे पता ही ना चला कब आमिर हवेली से बाहर चला गया। आयशा, हया ने खोई हुई आयशा को हिलाया और दोनों कमरे की जानिब चल पड़ी। चौधरी अपनी बेटियों को इतना ही पढ़ाता जिससे उन्हें उठने बैठने और बोलने की तमीज आ जाती। आयशा को भी 5 जमातें करवाकर घर बैठा लिया, जबकि आयशा काफी ज़हीन बच्ची हुआ करती थी। आयशा अपना ज्यादातर वक्त नावल या कहानियां पढ़ने में गुजारती थी। चौधरी साहब की लाडली बेटी थी, इसलिए उन्होंने कभी आयशा की किसी बात से इनकार नहीं किया था। अलबत्ता आयशा अपने मामू के बेटे हैदर के साथ बचपन से मांगी हुई थी। हैदर की तालीम मुकम्मल होते ही आयशा के मामू जान ने हैदर और आयशा की शादी की बात शुरू कर दी। हैदर ने आयशा को बचपन में ही देखा था। जब शादी की बात पक्की हुई तो हैदर ने आयशा की तस्वीर देखी। वो हैदर जो बचपन ही से आयशा के ख्वाब देखता था, उसकी तस्वीर देखते ही उसका दीवाना हो गया। दिन रात उसकी तस्वीर से बातें करता, जबकि आयशा उस बात से बिल्कुल बेखबर थी। आयशा बहुत संजीदा लड़की थी, जबकि हया बहुत ही शोख और चंचल सी लड़की, जो अपनी बड़ी बहन को हैदर का नाम ले लेकर छेड़ती, लेकिन आयशा हमेशा की तरह उसे डांट के रख देती। और अब तो आयशा की हैदर के नाम पर ज्यादा ही गुस्सा आने लगा था, क्योंकि अब तो वो सिर्फ आमिर के ख्यालों में गुम रहती थी। मुलाजिम हस्बे मामूल आज भी आयशा बीबी के लिए डाइजेस्ट लेकर आया। हकीकत की दुनिया से बेखबर आयशा नावल और अफसानों की जिंदगी को ही सच तस्वुर करने लगी। उसी रोज जब उसने डाइजेस्ट पढ़ने के लिए खोला तो आमिर का हसीन चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया और न जाने क्या क्या सोचकर मुस्कुराने लगी। उसका ध्यान हर वक्त सिर्फ आमिर के ख्यालों में डूबा रहता। वो कैसे भी करके एक बार आमिर से मिलना चाहती थी, इससे बात करना चाहती, उसे बताना चाहती थी कि आमिर की एक नजर ने उस पर किस कदर जादू कर दिया है। काफी सोचने के बाद आखिरकार आयशा के जहन में ख्याल आ ही गया। उसने सोचा वो मुलाजिम से कहकर आमिर तक अपना पैगाम भेजेगी। वो जानती थी मुलाजिम किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि बचपन से ही उनके घर में काम करता था और आयशा की भी हर बात मानता था। खैर, आयशा ने हिम्मत बांधी और आमिर को खत लिखकर मुलाजिम के हवाले किया। मुलाजिम आयशा की बहुत इज्जत करता था, इसलिए आयशा की बात ना टाली और बिना कोई सवाल किए आमिर की दुकान पर जाकर आमिर को खत देते हुए कहा, ये आयशा बीबी ने भेजा है आपके लिए। आमिर ने खत खोला जिसमें लिखा था, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, अगर मुनासिब लगे तो रात 8 बजे आपका इंतजार करूंगी। उम्मीद है आप जरूर आएंगे। आयशा। रात के 8 बज चुके थे। आयशा के सब्र की इंतहा न रही। इतने में मुलाजिम आया और कहने लगा, बीबी जी आमिर साहब आए हैं। आयशा के लबों पे गहरी मुस्कुराहट बिखरी और उसने आमिर को बैठक में आने का कहा। चौधरी साहब इस मामले में निहायत सख्त आदमी थे, इसलिए आयशा थोड़ी डरी और सहमी हुई थी। मुलाजिम कमरे से बाहर खड़ा रखवाली करता रहा और चौधरी साहब के रोब की वजह से बहुत घबराया हुआ था।
2 मिनट की खामोशी के बाद आयशा ने बोलना शुरू कर दिया। मैं नहीं जानती आपका नाम क्या है, बस इतना कहना है, मैंने जब से आपको देखा है आपका ख्याल जहन से नहीं जाता और आपसे बात किए बगैर रह नहीं सकती। आमिर ने मुस्कुराते हुए कहा, मोहतरमा मेरा नाम आमिर है। आमिर काफी हसीन लड़का था। इससे पहले भी काफी लड़कियां ऐसा कह चुकी थी, इसलिए उसे आयशा की बात कुछ खास नहीं लग रही थी। उसने आयशा को इसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से आयशा की बात सुनकर चला गया। आयशा को यह बात और भी बेचैन कर गई। अगले ही दिन आयशा के मामू मामी और उनकी इकलौती बेटी ज़ूबिया आयशा और हैदर की शादी की तारीख के लिए उनके घर आ पहुंचे। ज़ूबिया आयशा की बहुत अच्छी और बचपन की दोस्त थी। आयशा के चेहरे से परेशानी के आसार साफ जाहिर हो रहे थे। ज़ूबिया खुश थी कि आयशा इसकी इतनी अच्छी दोस्त उसकी भाभी बनने जा रही है, लेकिन जब उसने आयशा के चेहरे पर इस कदर उदासी देखी तो पूछने लगी, क्या बात है आयशा, क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? आयशा बहुत ही सीधी सादी, उसने बिना कुछ सोचे समझे ज़ूबिया को सारी बात बता दी। ज़ूबिया काफी हद तक समझदार और आयशा को अच्छी तरह जानती थी, इसलिए उसने अपने घर वालों और हैदर को यह बात बताने की बजाय आयशा को समझाना जरूरी समझा। ज़ूबिया ने आयशा को समझाने की कोशिश की, देखो आयशा, तुम अपने अब्बा का मान हो और उनकी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। अपने अब्बा का मान मत तोड़ना और उनकी इज्जत कायम रखने की कोशिश करो। मेरा काम है तुम्हें समझाना, आगे तुम्हारी मर्जी। ये कहकर ज़ूबिया कमरे से बाहर चली गई और आयशा सोचों में गुम हो गई। आयशा के दिलो दिमाग में सिर्फ आमिर का भूत सवार था और कुछ नावल्स में बताई गई मोहब्बत। उसे लगता था हकीकत भी यही है जो अफसानों और कहानियों में बयान की जाती है। आमिर आयशा से मोहब्बत तो न करता था, अलबत्ता बाकी लड़कियों की तरह आयशा के साथ टाइम जरूर पास करना चाहता था। कुछ रोज गुजर चुके थे। एक रोज मुलाजिम जब नावल लेकर आयशा के कमरे में आया तो साथ एक खत दिया और बताया कि ये आमिर ने दिया है। आयशा फौरन उठी और मुस्कुराते हुए खत पकड़ा और मुलाजिम को जाने का कहा, साथ ही किसी को ना बताने की तलकीन की। आयशा ने खत खोला जिसमें लिखा था, आयशा, मैं तुम्हारी जुल्फ का असीर हो गया हूं। जब से तुम्हें देखा है, तुमसे मुलाकात की है, कुछ और नजर ही नहीं आता। हर जगह तुम्हारा ही वजूद महसूस होता है। बस अब नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। कुछ भी करके मेरी हो जाओ। तुम्हारा आमिर। ये सुनते ही आयशा खुशी से पागल होने लगी और उसने फिर आमिर को मिलने का फैसला किया। आयशा और आमिर की मुलाकात रोज का मामूल बन गया। रात की तारीकी में जब सब घर वाले सो जाते, आमिर बैठक में आया करता और घंटों बातें होती। एक रोज हया ने आयशा को बैठक की तरफ जाते देखा तो उसके पीछे चल पड़ी। जब उसने आमिर को वहां देखा तो हैरान और परेशान रह गई। हया अपने अब्बा के रोब और गुस्से को अच्छी तरह जानती थी, इसलिए उसने सुबह उठते ही सारा माजरा अपनी अम्मा के सामने बयान किया। ज़ैनब बीबी चौधरी साहब से बहुत डरती थी और वह जानती थी कि चौधरी साहब को इस बात का जरा भी इल्म हो गया तो आयशा के साथ साथ उसे भी जान से मार डालेंगे। इसलिए उन्होंने आयशा को समझाना शुरू किया, बेटा आयशा, तुम ये क्या काम कर रही हो? तुम्हारे अब्बा को पता चल गया तो वो तुम्हें भी जान से मार देंगे और मुझे भी। आमिर जैसे लड़के लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं और फिर धोखा देकर चले जाते हैं। आयशा अम्मा की बात काटते हुए फौरन बोली, नहीं अम्मा, आमिर ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेटा समझने की कोशिश करो। हैदर बहुत ही शरीफ और सुलझा हुआ लड़का है। वो सबसे बड़ी बात पढ़ा लिखा है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। और फिर मामी मामू जान भी तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बेटा हमारी इज्जत का ख्याल करो। लेकिन आयशा पर अम्मा की कोई बात भी असर नहीं कर रही थी। वो तो बस आमिर को चाहती थी और बस उसी के गुण गा रही थी। अम्मा के बहुत समझाने के बावजूद जब आयशा अपनी हरकतों से बाज ना आई तो ज़ैनब बीबी ने चौधरी साहब को सारे मामले से आगाह कर दिया। चौधरी साहब का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, लेकिन आयशा से बहुत मोहब्बत करते थे, इसलिए अपनी बेटी और अपनी इज्जत का ख्याल करते हुए उसे प्यार से समझाने की कोशिश की। आयशा के अब्बा की बहुत इज्जत थी, इसलिए अपनी लाडली बेटी के आगे हाथ जोड़े। यहां तक कि चौधरी साहब ने अपनी पगड़ी उतार के आयशा के पांव में रखी और अपनी इज्जत का वास्ता दिया। लेकिन आयशा को तो सिर्फ आमिर चाहिए था, और वो आमिर जो महज उसके साथ टाइम पास कर रहा था। यहां पर एक बात कहना चाहूंगी, हम लड़कियां बहुत मासूम होती हैं। कोई दो मीठे बोल बोल दे तो उस पर अपना सब कुछ वार देती है। खुदारा अपनी और अपने वालिदैन की इज्जत को सलामत रखें। और सबसे बड़ी बात, हमारा इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम किसी गैर महरम को देखें, उससे मुलाकात करें या फिर इससे मोहब्बत के दावे करें।
अल्लाह पाक हम सब की इज्जत की हिफाजत रखे और हमें नेक हिदायत दे, आमीन। बात हद से बिगड़ गई और हैदर तक भी पहुंच गई। अगरचे हैदर आयशा को पसंद करता था, मगर उसने ये बात सुनते ही रिश्ते से इनकार कर दिया। आखिर मर्द तो मर्द ही होता है। चौधरी साहब ने आयशा को बहुत समझाया कि इस लड़के को भूल जाओ, मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा, लेकिन आयशा को कुछ भी मंजूर नहीं था। आमिर को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो अपनी मोहब्बत से मुकर गया और आयशा से दूर दूर रहने लग गया, यहां तक कि उसके खत का जवाब भी ना देता और उसे नजरअंदाज कर देता। चौधरी साहब ने बहुत सोचने के बाद खान साहब से मुलाकात की और उन्हें सारी बात बताना मुनासिब समझा। खान साहब ने अपने बेटे की गलती मानने की बजाय आयशा का बुरा भला कहना शुरू कर दिया और उस पर इल्जाम लगाने लगे। चौधरी साहब रोने लगे और घर आकर आयशा को सारी बात बताई, लेकिन आयशा कहाँ समझने वाली थी। उसकी दुनिया तो बस आमिर तक ही महदूद होकर रह गई थी। ये बात जंगल में आग की तरह फैली और चौधरी साहब के खानदान में कोई इज्जत ना रही, किसी से नजर मिलाने के काबिल न रहे। 7 पर्दों में रहने वाली बेटी अब हर किसी की जुबान पर थी। चौधरी साहब हर वक्त सोच में डूबे रहते, जब बड़ी बेटी ऐसी है तो छोटियों पर क्या असर होगा। आयशा की अम्मा भी परेशान रहने लगी। परेशानियों की वजह से बीमारियों ने आ घेरा और बिस्तर से जा लगी। आयशा ने आमिर को खत लिखा कि अगर आज तुम मुझसे मिलने ना आए तो मैं जहर ले लूंगी। आमिर ने आयशा की कोई परवाह ना की और वो अपनी दुनिया में मगन रहने लगा। 2 दिन गुजरने के बाद जब आमिर की तरफ से कोई जवाब न आया तो आयशा ने जहर ले लिया। हया ने आयशा की हालत देखी तो फौरन अम्मा अब्बा को बताया। जल्द अस्पताल ले जाने की वजह से आयशा मौत के जाल से तो निकल गई, लेकिन आमिर के जाल से ना निकली। आयशा की अम्मा ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी और अल्लाह को प्यारी हो गई। औलाद का गम वो वाहिद गम होता है जो माँ बाप को अंदर से खा जाता है। माँ की मौत के बाद और आमिर की बेरुखी की वजह से आयशा बहुत गमजदा सी हो गई और बहुत गुमसुम रहने लगी। जब आमिर को इन बातों की खबर मिली तो उसको एहसास हुआ कि आयशा तो सच में इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। उसने आयशा को मिलने का पैगाम भेजा। उसने आयशा को देखते ही कहा, आयशा तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। और आमिर की आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल पड़े। शायद उसे आयशा की मोहब्बत का एहसास हुआ था। उसने आयशा को कहा, आयशा हम कभी भी एक नहीं हो सकते, तुम्हें यह बात तस्लीम करना होगी। ना मैं तुम्हारे काबिल हूं। आज से तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मेरे पीछे अपनी जिंदगी खराब मत करो। हो सके तो मुझे माफ कर देना। यह सब सुनकर आयशा रोने लगी और घर चली आई। चौधरी साहब ने सोचा मां की मौत के बाद शायद अब उनकी बेटी संभल जाए और उन्हें उनकी पहली वाली आयशा मिल जाए, मगर आयशा की लाख कोशिशों के बावजूद भी वो आमिर को ना भूल सकी। खान साहब ने आमिर का रिश्ता अपनी बहन की बेटी के साथ पक्का कर दिया। आमिर को ज़ोहरा बिल्कुल भी पसंद ना थी, मगर खान साहब ने आमिर को हुक्म दिया कि अगर तुमने ज़ोहरा से शादी करने से इनकार किया तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। मगर फिर भी आमिर ने शादी से इनकार कर दिया और घर छोड़ दिया। कुछ हफ्ते गुजरने के बाद जब आमिर घर वापस ना आया तो अरसल ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। जब पुलिस की काफी तशवीश के बाद भी आमिर का कुछ पता ना चल सका तो खान साहब चौधरी साहब के घर जा पहुंचे और उन्हें धमकी लगाई कि अगर 2 दिन के अंदर मेरा बेटा ना मिला तो मैं तुम्हारी बड़ी बेटी के साथ साथ बाकी बेटियों का भी कत्ल करवा दूंगा। ये सुनकर चौधरी साहब परेशान रहने लगे और उन्होंने भी आमिर का पता लगाना शुरू किया। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। एक रोज सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। आयशा के नाम का खत मिला जिस पर लिखा था, आयशा मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं। मेरे अब्बूजी ने मेरा रिश्ता ज़ोहरा से कर दिया था और अगले ही हफ्ते मेरी शादी का फैसला भी सुना दिया था, लेकिन मुझे उनका फैसला हरगिज कबूल नहीं था, इसलिए मैं गांव छोड़कर आ गया हूं। आयशा मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। इस जहान में तो मुमकिन नहीं, मगर इस उम्मीद के साथ खुदा हाफिज कि अगले जहान में तुम्हें तुम्हारा होकर मिलूंगा। खुश रहना और चौधरी साहब से कहना कि मैं उनकी माफी के काबिल तो नहीं, मगर फिर भी अगर हो सके तो मुझे माफ कर दे। तुम्हारा आमिर। ये पढ़ते ही आयशा जोर जोर से रोने लगी। उसी शाम पुलिस को गांव की बड़ी नहर से एक लाश बरामद हुई और तफ्तीश करने पर मालूम हुआ कि वो लाश आमिर की है। जब आयशा को इस बात का पता चला तो वो जैसे एक जिंदा लाश बनकर रह गई। 1 साल गुजर चुका था। चौधरी साहब आयशा और अपनी बाकी बेटियों समेत शहर रवाना हो गए। आयशा जिंदा तो थी मगर जिंदों में शुमार न थी। सारा दिन एक ही जगह बैठी रहती,
ना कुछ बोलती ना ही किसी की सुनती। शायद कुदरत को यही मंजूर था। हया समेत बाकी 2 बहनें भी अच्छे इदारों में आला तालीम हासिल करने लगी। एक रोज हैदर का शहर से गुजर हुआ तो उसने चौधरी साहब को देखा और उनसे सलाम दुआ के बाद उनके काफी इसरार पर उनके साथ उनके घर चला गया। चौधरी साहब ने हैदर को उनकी तमाम बातों से बाखबर किया, क्योंकि हैदर एक नेक और नरम दिल इंसान था, इसलिए उसे तमाम बातें सुनकर बेहद अफसोस हुआ। जब उसने आयशा को देखा तो हैरान रह गया। आयशा को कहने लगा, आयशा, जाने वाला इस दुनिया से चला गया है, इसी में अल्लाह की बेहतरी होगी। अगर तुम चाहो तो अब भी सब कुछ भुलाकर मुझसे शादी कर सकती हो। लेकिन आयशा ने उसे यह कहकर खामोश कर दिया कि नहीं हैदर, मैं अब भी सिर्फ आमिर से ही मोहब्बत करती हूँ। इस जहान में उसकी ना हो सकी तो कोई बात नहीं, अगले जहान में जरूर उसकी होकर मिलूंगी। अगर तुम चाहो तो हया से शादी कर सकते हो। काफी सोचने के बाद हैदर ने चौधरी साहब से हया का हाथ मांगा और अगले ही रोज मामू, मामी और जूबिया शहर आ गए। उन्हें भी हया का रिश्ता दिल से कबूल था। 1 हफ्ते में हया और हैदर की शादी हो गई। हैदर और हया भी अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रहने लगे। मगर अब खान साहब बहुत पछताते और रोते थे कि काश वो उस टाइम अपने बेटे की बात मानकर उसकी शादी आयशा से कर देते तो आज 2 घर बर्बाद ना होते। एक छोटी सी जिद और अना की वजह से बेटे को खो दिया।